हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिस्कस किया था कि मॉनेटरी किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से आती है, किस प्रकार से काम करती है। इन सब के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और आज जैसे हमने बोला भी था कि आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के ऊपर। मुद्रास्फीति, महंगाई दर क्या होती है, किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, उस सब के ऊपर जो है हम आज डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बहुत ही सिंपल से मैं समझा दूं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। पैसों कई प्रकार से आता है, लेकिन एक जो मुख्य प्रकार होता है वो होता है व्हेन द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट इज हाई विच increase the demand, but supply is not sufficient to control that demand, which increase the general prices in the market is called inflation। यानी कि जब बाजार में पैसा अधिक मात्रा में हो जाए जिसके कारण लोगों की मांग बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अगर सप्लाई भी बढ़ जाए, लेकिन सप्लाई पहले जितनी ही रही, मांग बढ़ गई, जिससे क्या होगा, जिसके पास अधिक मात्रा में पैसा होगा वो अधिक पैसे देकर वस्तुओं को खरीदने लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा, वस्तुओं के दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं मुद्रास्फीति, महंगाई दर। यानी कि जब मुद्रास्फीति की बात करते हैं केवल एक वस्तु या दो वस्तुओं की बात नहीं करते, हम बहुत सी बड़ी वस्तुओं, बहुत सारी वस्तुओं की बात करते हैं। अभी हम आगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी सही। और ये नहीं कि उन्हें छोटे से हिस्से में हो जाए, जब वो एक बहुत विशाल एरिया में, एक बहुत बड़े एरिया में अपना स्वरूप दिखाए, या कहें पूरे देश में अपना स्वरूप दिखाए, तब इसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एरिया में बाढ़ आई और उस बाढ़ के कारण उस स्थान पर कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ गए, उस एरिया में वस्तुओं के दाम बढ़ गए, इसको महंगाई दर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर बहुत बड़े एरिया में वस्तुओं के दाम बढ़ जाएं जिससे आम आदमी प्रभावित हो जाए, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम पैसे के लिए बात करें, लोगों के पास पैसा आया, पैसा तो एक्चुअली कुछ लोगों के पास आता है, लेकिन असर सभी लोगों पर पड़ जाता है। हम एक्चुअली बताएंगे आपको, अगर हम बात करें सिंपल सी भाषा में बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें सबसे तीन एक्चुअली आते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग आधारित मुद्रास्फीति। जैसे मैंने अभी बताया कि फ्लो ऑफ मनी इज हाई, मुद्रा का प्रवाह अधिक हो गया। अब जब मुद्रा का प्रवाह अधिक हो गया, क्या हो गया, डिमांड इंक्रीज, यानी कि मांग बढ़ गई। आपूर्ति पहले जितनी ही रही, लेकिन मांग बढ़ गई। पैसा कुछ लोगों के पास आया, जिससे क्या हो गया, वस्तुओं के दाम बढ़ने शुरू हो गए। इसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग आधारित मुद्रास्फीति। दूसरा, सेकंड होता है हमारा सप्लाई पुश इन्फ्लेशन, यानी कि आपूर्ति खिंचाव मुद्रास्फीति। आपूर्ति खिंचाव मुद्रास्फीति, यानी कि यहां पर क्या हो गया कि हमारे पास सप्लाई शॉर्ट हो गई। अब जब सप्लाई शॉर्ट होगी तो क्या हो जाएगा, वस्तुओं के दाम अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे हम बात करें फेलियर ऑफ मानसून, मानसून का फेल होना। अगर मानसून फेल हो गया तो सिंपल सा अर्थ है, सब्जियों के, दालों के दाम क्या हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगे, वस्तुओं के दाम अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और महंगाई दर क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। या देश में किसी वस्तु की कमी हो जाए, जैसे कभी कभी होता है कि कोई वस्तु जो है वो देश में बहुत बड़ी मात्रा में कम हो गई, डिमांड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे क्या हो जाएगा, सप्लाई शॉर्ट हो गई और उस वस्तु के दाम अपने आप बढ़ने शुरू हो गए। दैट इज कॉल्ड सप्लाई पुश इन्फ्लेशन। लेकिन किसी भी देश की मुद्रास्फीति पर जो सबसे अधिक
प्रभावित करती है वो तीसरे प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट इन्फ्लेशन, यानी कि कारक मूल्यों में वृद्धि। कच्चे माल में वृद्धि हो जाए, वेजेस में वृद्धि हो जाए तो क्या हो जाएगा? वस्तुओं के दाम अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई माल बनाती है और मान लीजिए उसके पास जो कच्चा माल आता है वो महंगा हो गया। अब जब कच्चा महंगा हो गया तो क्या करेगा? अपनी जेब से तो पैसा लगाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा? वस्तुओं के दाम बढ़ा देगा, जिससे क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी? अपने बढ़ेगी। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक ही बात है, चाहे फैक्टर को बोले या कॉस्ट पुश बोले, यानी कि जो है मूल्य आधारित मुद्रास्फीति, यानी कि जो वस्तुओं के दाम है वो अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे हम बात करें वेजेस बढ़ जाएं, जैसे हमारे देश में जो न्यूनतम मजदूरी होती थी पहले 250 रुपये होती थी, सरकार ने क्या किया? न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया। और जब वेजेस बढ़ गए तो क्या हो गया? कंपनी की लागत बढ़ गई, वस्तुओं की लागत बढ़ गई। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी, मान लीजिए 10 मजदूर थे और वहां पर सरकार ने क्या किया? 100 रुपये के हिसाब से मजदूरी बढ़ा दी, यानी कि उस कंपनी पर 30,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। अब वो अपनी जेब से देगी नहीं, वो क्या करेगी? वस्तुओं के दाम बढ़ाने शुरू कर देगी। दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट इन्फ्लेशन। अगर हम बात करें फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो विश्व में 2 ऐसी वस्तुएं हैं, जैसे ही उनकी कीमतों में वृद्धि होती है सभी देशों में महंगाई दर अपने आप ही बढ़नी शुरू हो जाती है। दैट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। पेट्रोल और डीजल के दामों में जैसे ही बढ़ोतरी होगी सभी वस्तुओं के दाम अपने आप ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे, महंगाई दर अपने आप ही बढ़ जाएगी। अगर हम भारत की बात करें तो याद रखिएगा, भारत में जो मुद्रास्फीति निकाली जाती है वो कुल वस्तुएं एवं सेवाएं जिनको मुद्रास्फीति निकालने के लिए गणना में लेते हैं, दैट इज 697 वस्तुएं और सेवाएं हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जिसको हम मुद्रास्फीति निकालने के लिए कैलकुलेशंस में लेते हैं। यानी कि पहले ये 676 होती थी, 676, लेकिन 2017 में भारत सरकार ने 697 21 वस्तुओं को बढ़ा दिया। एक्चुअली कुछ वस्तुएं निकाली गई और कुछ नई वस्तुएं जो थी इसमें ऐड की गई, जिससे जो है अब 697 वस्तुएं और सेवाएं ली जाती हैं। याद रखिएगा, ये जो 697 वस्तुएं हैं किसी एक वस्तु के दाम पर नहीं, एक एवरेज जो वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी होती है उसके आधार पर यह निकाला जाता है। एक्चुअली मैं आपको पहले बता चुका हूं, इन्फ्लेशन हम कब निकालते हैं? साल के आखिर में मानी जाती है, लेकिन हर महीने की आखिरी तारीख को CSO जो होता है वो मुद्रास्फीति की गणना करता है। सभी 697 वस्तुएं और सेवाओं को जो है वो कैलकुलेशंस में लिया जाता है और उसके आधार पर एक एवरेज निकाल लिया जाता है कि वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। इस प्रकार से ये भी देखा जाता है कि हमारी जो इनकम है वो बढ़ रही है या घट रही है। उसके आधार पर जो है हम वस्तुओं को, लेन देन को देखते हैं और खर्च करते हैं। यानी कि इंडिया में 697, जिसमें खाद्य वस्तुएं भी हैं, कुछ हमारे जो मेजर फैक्टर्स है वो सब भी चीज़ें भी हैं, सर्विसेज भी हैं, उन कोर सेक्टर्स हैं, उन सब चीज़ों को देख कर लिया जाता है। और इसमें जो है हम बेसिक आर्टिकल्स लेते हैं, जैसे हम गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, ज्वार, ये सब चीज़ लेते हैं। और चावल भी या गेहूं जब लेते हैं हम बेसिक राशन चावल लेते हैं, इसमें हम बासमती वगैरह काउंट नहीं करते, काला चना ये सब काउंट होते हैं, लेकिन इसमें राजमा, सफ़ेद चना, सफ़ेद छोले जो होते हैं वो इसमें काउंट नहीं होते। द रीज़न इज कि ये बेसिक वस्तुओं में नहीं आते। आलू इसमें बहुत बड़ा असर करता है। दाल में खासकर अरहर दाल जिसको बोलते हैं तूर दाल, सबसे अधिक प्रभावित करती है हमारी इन्फ्लेशन को। तो तूर दाल के दामों में यदि बढ़ोतरी हो रही होगी तो 100% इन्फ्लेशन बढ़ रही होगी, सरकार की नींदें उड़ रही होंगी। दैट इज द रीजन कि सरकार जो है वो प्रयास करती है कि तूर दाल या जो भी आवश्यक वस्तु है, आलू,
चावल, ये सब चीज़ों के दाम जो है वो नियंत्रण में रहे, नियंत्रण से बाहर ना हो जाए, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लेने में, काम करने में आसानी हो, सरलता रहे। दैट इज द, इस प्रकार से 697 वस्तुओं के आधार पर निकाला जाता है। और इन्फ्लेशन हमारे देश में जो निकाली जाती है वो 2 प्रकार से निकाली जाती है। एक होती है हमारी WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके आधार पर जो है हमारी जो मुद्रास्फीति है, महंगाई दर जो है वो निकाली जाती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स पे क्या किया जाता है, जितने हमारी थोक की बड़ी बड़ी मंडियां हैं उन सबको जो है यहाँ पर ले लिया जाता है और उसके आधार पर जो है निर्धारण किया जाता है। हमारे यहाँ पर जो 652 बड़ी बड़ी मंडियां हैं, सभी मंडियों के दाम निकाले जाते हैं, एवरेज निकाल लिया जाता है। जितनी हमारी सेवाएं हैं उन सबको, जो भी इसमें एंटर की गई हैं उन सबकी कैलकुलेशंस कर ली जाती है और उसके आधार पर जो है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। और जब हम WPI से कैलकुलेशन निकालते हैं तो इसमें हम लेते हैं एक बेस ईयर, आधार वर्ष। आधार वर्ष वो वर्ष होता है जिस साल के सारे डाटा हमारे पास अवेलेबल हो, या जिस आधार वर्ष में या जिस वर्ष में हमारी इकोनॉमी में सबसे अधिक परिवर्तन आए हो। क्योंकि एट प्रेजेंट हमारे पास जितने भी डाटा अवेलेबल हैं वो सब कहाँ के अवेलेबल हैं, 2011-12 के, क्योंकि 2011-12 में हमारी जनगणना हुई थी और सारे डाटा निकाले गए थे। इसलिए एट प्रेजेंट WPI कैलकुलेट करने के लिए हम जो आधार वर्ष लेते हैं 2011-12 लेते हैं। इसमें होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि आज के दाम निकाले जाते हैं, 2011-12 का जो एवरेज है वो निकाल लिया जाता है कि 2011-12 में क्या दाम था और आज क्या दाम है, उस समय क्या इनकम थी, आज क्या इनकम है, उसके आधार पर जो है कैलकुलेशंस की जाती हैं और निकाला जाता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्लियर? ये तो हो गया कि इन्फ्लेशन WPI के आधार पर निकाली जाती है, पहला। लेकिन हमारे देश में जो मुख्य रूप से अब जो कैलकुलेशंस की जाती है दैट इज डन ऑन CPI, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य। और याद रखिएगा एट प्रेजेंट हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस की जाती हैं वो सब किसके आधार पर की जाती है, CPI के आधार पर जाती है। यानी कि यहां पर क्या लेते हैं हम, मार्केट प्राइस, यानी कि एट प्रेजेंट जो बाजार में आम आदमी को जो वस्तु मिल रही है उस किस प्रकार से उसका दाम निर्धारित हो रहा है। WPI में थोक बड़ी बड़ी मंडियों का रेट और CPI में आम आदमी तो जो वस्तु पहुंची MRP के आधार पर उसका क्या दाम रहा, आलू कितने के रहे, बाजार में आम एवरेज कितने के मिल रहे हैं, उसके आधार पर निकाला जाता है CPI। और जब हम CPI निकालते हैं तो याद रखिएगा, आपने एक नाम और सुना होगा DNS अलाउंस, महंगाई भत्ता। जो महंगाई भत्ता है उसकी किसके आधार पर होती है, CPI। DNS अलाउंस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ CPI। महंगाई भत्ते का निर्धारण CPI के आधार पर किया जाता है। यानी कि CPI का जो भी आधार होगा वो हमारी महंगाई भत्ते को निर्धारित करेगा। यानी कि यदि अगर CPI बढ़ रहा होगा तो हमारा महंगाई भत्ता भी बढ़ रहा होगा, और यदि CPI कम जा रहा होगा तो सरकार महंगाई भत्ते में कम करेगी। सो इस प्रकार से जो हमारे देश में जो मुद्रास्फीति है उसको निर्धारित किया जाता है। अब हम आते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं हाइपर या गैलोपिंग इन्फ्लेशन, उत्तेजक या तीव्र मुद्रास्फीति। यानी कि जब मुद्रास्फीति बहुत हाई हो जाए, व्हेन इन्फ्लेशन इज very high and it crosses 3-figure mark और 4-figure mark। यानी कि जब हमारी मुद्रास्फीति, महंगाई दर बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि ये 3 अंकों तक पहुंच जाए या कभी कभी 4 अंकों तक हो, तब हम इसको बोलते हैं हाइपर या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जैसे हमारी इन्फ्लेशन कितनी है अभी, लगभग 3.5 के आसपास चल रही है। लेकिन यदि हमारी मुद्रास्फीति 100 या 1000 या उससे भी ऊपर हो जाए तब इसको कहेंगे हाइपर या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जब ऐसी स्थिति होती है दैट इज देयर इज
इन हाइपर इन्फ्लेशन देयर इज एनार्की इन द कंट्री। इस स्थिति में देश में अराजकता हो जाती है, यानी कि एक प्रकार से लूटपाट शुरू हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया। तब क्या किया जाएगा? कब हो सकता है? जब सरकार बहुत ही कमजोर हो, सरकार की नीतियां बहुत कमजोर हो, सरकार ब्लैक मनी को नियंत्रित ना कर सके, फॉरेन करेंसी मार्केट में बहुत ज्यादा आ जाए, तब क्या हो जाएगा? हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए। जैसे हम बात करें एक कंट्री की, दैट इज वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला, जिसकी कैपिटल है काराकास, और वहां की जो करेंसी है दैट इज बॉलीवर, वहां की करेंसी है। और एट प्रेजेंट वेनेजुएला में वहां पर जो इन्फ्लेशन है वो है लगभग 10 लाख %, यानी कि वहां पर कोई अर्थव्यवस्था नाम की चीज ही नहीं बची है, वहां की करेंसी की वैल्यू खत्म हो चुकी है। आप इसके कारणों को भी जानते हैं, क्योंकि वहां की जो सरकार रही उसने लोगों को इस प्रकार से पैसा बांटा, ऐसी प्रकार की योजनाएं चलाई जिससे मार्केट में मनी का फ्लो बहुत बुरी तरह से बढ़ गया। सरकार ने ब्लैक मनी पर नियंत्रण करने के प्रयास नहीं किए, फेक करेंसी को नियंत्रण करने के प्रयास नहीं किए। पहले वहां के राष्ट्रपति थे चावोज, जिन्होंने सब नीतियां अपनाई, और उसके बाद जब मादुरो जब राष्ट्रपति बने तब ये सब चीजें जो थी और आगे बढ़ गई, और स्थितियां जो हैं और ज्यादा खराब हो गई। और अभी वहां के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो, उनके खिलाफ बहुत बड़ी तरीके से बगावत चल रही है। लोग भी खिलाफ हो रहे हैं, कुछ पार्टीज भी खिलाफ हो रही हैं, यानी कि वो स्थितियां आ जाती हैं जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। दैट इज कॉल्ड आवर इन्फ्लेशन, वेरी हाई इन्फ्लेशन। क्लियर? दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। दूसरा होता है, एक और खतरनाक वाली इन्फ्लेशन मानी जाती है, स्टैगफ्लेशन, अवरुद्ध मुद्रास्फीति। अवरुद्ध मुद्रास्फीति यानी कि यहां पर क्या हो गया? दो चीजें हो गई, एक तो स्टैग्नेंट है प्लस इन्फ्लेशन है, यानी कि विकास प्रक्रिया रुक जाए, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाए और साथ साथ मुद्रास्फीति भी बढ़ जाए, तब हम इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। और ऐसे में क्या हो जाता है? उस देश में शुरू हो जाती है छटनी, तब आता है रिसेशन, छटनी। नेचुरली बात है, जब आपका विकास प्रक्रिया रुक गई, स्टैग्नेंट स्थिति आ गई, तो नेचुरली बात है, जब विकास नहीं हो रहा तो नौकरी का क्या फायदा है? लोग जहां तक आवश्यकता है तो वहीं तक नौकरी देंगे, उसका लोगों नौकरी से निकालना शुरू कर देंगे। जैसे हम बात करें 2008 में जो यूएसए में जो इन्फ्लेशन थी वो स्टैगफ्लेशन थी, जिस कारण से अमेरिका जो था वो आर्थिक संकट में आया। सो दैट इज द थिंग, इस प्रकार से जो चीजें जो हैं वो काम करती हैं और उसके अंतर्गत जो समस्याएं हैं वो आती हैं। अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर किसी देश की सरकार कमजोर हो जाएगी तो वहां पर अर्थव्यवस्था अपने आप खराब होनी शुरू हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स अपने आप आने कम हो जाएंगे, विदेशी मुद्रा भंडार अपने आप आना कम हो जाएगा, अपने आप धीरे धीरे स्थितियां खराब होती चली जाएंगी। इसीलिए एक स्ट्रांग गवर्नमेंट ही देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है, क्योंकि जब आपकी गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी तो लोगों का आपके ऊपर विश्वास बनेगा, चीजें सकारात्मक हो जाएंगी, विदेशी लोग आपके यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, अदरवाइज स्थितियां खराब। तीसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती या धीमी मुद्रास्फीति। व्हेन inflation remains between 3 to 5% throughout the year, जब मुद्रास्फीति 3 से 5% के बीच वर्ष भर घूमती रहे, इसको हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया, भारत। ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है ये एक अच्छा इन्फ्लेशन माना जाता है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन धीमी गति से बढ़ रहा है, यानी कि विकास तो हो रहा है लेकिन विकास धीमी गति से हो रहा है, मनी का फ्लो भी धीमी गति से हो रहा है, और यदि अगर इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने में लगे तो सरकार इसको आराम से नियंत्रण में कर सकती है।
दैट इज कॉल्ड द क्रीपिंग इन्फ्लेशन। भारत में अब देखा होगा लगातार भारत की जो इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन रहता है लगभग 3, 3.5, 4 इसी के आसपास ही घूमता रहता है। सरकार भी यही प्रयास करती है, आरबीआई भी यही प्रयास करता है, इसके आसपास ही घूमता है। दैट इज कॉल्ड द क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत से प्रकार की होती है, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 ही प्रकार की आती है जो हमारे लिए सबसे अच्छा काम भी करती है। क्लियर? तो ये था हमारा इन्फ्लेशन का एक पार्ट कि इन्फ्लेशन कितने प्रकार की होती है। अगर हम बात करें, एक और टर्म आता है यहां पर डिफ्लेशन। बिल्कुल इन्फ्लेशन का बिल्कुल उल्टा डिफ्लेशन, विस्फीति। हम पहले पढ़ते रहे स्फीति बढ़ना, और बात कर रहे हैं विस्फीति उल्टा होना। यानी कि जब व्हेन इन्फ्लेशन स्टार्ट्स टू डिक्लाइन रैपिडली, जब मुद्रास्फीति तेजी से घटनी शुरू हो जाए। जैसे हम बात करें 2017 जुलाई, हमारी जो स्थिति थी 0.2%, दैट इज डिफ्लेशन। लेकिन आपने एक चीज और ध्यान दी होगी कि सरकार ने यह नहीं बताया कि हम डिफ्लेशन में हैं, क्योंकि ये माना जाता है जो डिफ्लेशन है वो नेगेटिविटी को शो करता है, जबकि इन्फ्लेशन जो है एक बढ़ती अर्थव्यवस्था को शो करता है। इसलिए अब हम विस्फीति शब्द का प्रयोग ही नहीं करते। अब हम 2 प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं, या तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, या हम कहते हैं इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग। या तो हम कहते हैं जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ रही है, या हम कहते हैं मुद्रास्फीति जो है वो घट रही है। अगर मुद्रास्फीति घट रही है और तेज घट रही है तो इस प्रकार से ये विस्फीति की स्थिति है, और विस्फीति देश के लिए अच्छी नहीं होती। इसका सिंपल सा अर्थ है कि बाजार में मनी का फ्लो क्या होता जा रहा है, तेजी से कम होता जा रहा है। यानी कि लोगों के पास पैसा कम होता जा रहा है, यानी कि लोगों की डिमांड धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। ग्रोथ रेट अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, इन्फ्लेशन हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना हमारे लिए इनकम जनरेट करना, लेकिन एक नियंत्रण में ये सब चीजें चलनी चाहिए, नियंत्रण से बाहर नहीं होनी चाहिए, केवल इतनी सी चीज होती है। सो दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऑल द थिंग्स। अब हम बात करेंगे कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, यानी कि महंगाई दर को तेजी से बढ़ने से रोकना किस प्रकार से किया जा सकता है। पहले तो यह बात करते हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना जिम्मेदारी किसकी है। देखिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना दोनों की जिम्मेदारी है। पहली लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो बनती है आरबीआई की, और दूसरी बनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार और आरबीआई दोनों की ही ये जिम्मेदारी है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे। लेकिन समस्या ये है कि आरबीआई प्रयास करता है, लेकिन भारत सरकार भी प्रयास करती है। ये नहीं कहेंगे प्रयास नहीं करती, लेकिन भारत सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जिसका एक उद्देश्य है कि वो सरकार चलाए, देश की जनता के लिए काम करे, देश की विकास को आगे की तरफ लेकर जाए। लेकिन उसके अलावा सरकार का एक और कर्तव्य भी है कि सरकार अपने लिए ऐसे भी कार्य करे कि दोबारा चुनकर भी वही सरकार आए। नेचुरली बात है, कोई सी भी पार्टी हो, कोई सा भी दल हो, ये चाहेगा कि वो पुनः सत्ता में वापस आए, और पुनः सत्ता में वापस आने के लिए कभी कभी कुछ गतिविधियां ऐसी भी करनी पड़ती हैं जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती। हो सकता है वो लोक हित में हो, लेकिन अर्थव्यवस्था के हित में नहीं होती। जैसे कुछ समय पहले, 1-2 क्लास पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे इस चीज के ऊपर, किसानों के लोन माफ करना, या ब्याज दरों को बढ़ा देना, डिपॉजिट की ब्याज दरों को बढ़ा देना, या कुछ ऐसे अन्य और कार्य करना जिससे मुद्रास्फीति बढ़े। लोक लुभावन नीति अपनाना, जैसे हमारे किसानों को पैसा देना, या वेलफेयर स्कीम चलाना। सरकार बहुत सी वेलफेयर स्कीम चलाती है, वो उसमें पैसा बांटती है, तो क्या उससे हम मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। लेकिन सरकार का एक कर्तव्य भी है कि वो जनता के हित के बारे में भी सोचे और अपने इलेक्शन पॉलिसीज के बारे में भी सोचे। तो दैट इज द रीजन कि सभी चीजें एक साथ मिलकर काम करती रहती है, लेकिन आरबीआई जो है अपना एक विधिवत तरीके से काम करता रहता है, और उसके अंतर्गत जो है वो चलती रहती है। पहले हम बात करेंगे आरबीआई की
कि आरबीआई किस प्रकार से मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखता है। इसके लिए सबसे पहली चीज आती है मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई जो मौद्रिक नीति अपनाता है इसीलिए अपनाता है ताकि महंगाई दर, मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं पूरा जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा था। दूसरा होता है इशुएंस ऑफ करेंसी, मुद्रा जारी करना, यानी कि बाजार में पैसे का लेन देन बढ़ाना या कम करना। अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो आरबीआई क्या करेगा, अपने कम नोट छापेगा, और यदि इन्फ्लेशन कम होगा आरबीआई ज्यादा नोट छापेगा। तीसरी चीज होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार प्रक्रिया। इसका मतलब क्या होता है, सेलिंग परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना व बेचना। सरकार अपने बिल जारी करती है, अपने बॉन्ड जारी करती है, आरबीआई उसको अपने पास रख लेता है और आवश्यकता अनुसार बाजार में डालता रहता है। क्योंकि आरबीआई क्या करता है, देखता है कि इन्फ्लेशन किस प्रकार की है। अगर मान लीजिए बाजार में इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, क्या करना है, बाजार से पैसा निकालना है। आरबीआई क्या करेगा, अपना जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसको ज्यादा कर देगा, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ज्यादा बेचना शुरू कर देगा। बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान या कोई कंपनीज इसको क्या करेगी, खरीदना शुरू कर देगी। जब बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ज्यादा खरीद लेंगे, मार्केट में पैसे का इन्वेस्ट क्या करेंगे, वो अपने आप कम कर देंगे, जिससे बाजार में मनी का फ्लो क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा, जिससे बाजार में पैसे की स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। और जब बाजार में पैसा कम हो, आरबीआई क्या करेगा, जो बैंकों ने, इंडिविजुअल्स ने या कंपनीज ने, अन्य ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा हुआ है, वो बोलता है इसको आप बेचना शुरू कर दो, मेरे को वापस बेच दो। और बैंक क्या करते हैं, इसके बदले में आरबीआई से पैसा ले लेते हैं। यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है बाजार में पैसे को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है। और आपने देखा भी होगा, खासकर जब दीपावली का सीजन आता है या ये कहें लास्ट क्वार्टर हमारा आता है साल का, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वो 3 महीने होते हैं जिसे माना जाता है कि भारत में मनी का फ्लो सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि इस दौरान जितने बड़े बड़े त्योहार हैं, चाहे वो दशहरा हो, दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, न्यू ईयर हो, या और भी जो त्योहार हैं, बहुत सारे त्योहार इस सीजन में आते हैं जिसमें मनी का फ्लो बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो आरबीआई क्या करता है, इस दौरान अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन कम कर देता है ताकि बाजार में पैसा बना रहे, स्थितियां खराब ना हो। ठीक इस प्रकार से ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है। और आरबीआई जो चौथा काम करता है, दैट इज कॉल्ड, एक और चीज करता है, दैट इज कॉल्ड मोरल सुएसन, नैतिक। यहां पर आरबीआई क्या करता है, ओरल रिटन इंस्ट्रक्शंस टू बैंक्स फॉर क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण के लिए वो बैंकों को लिखित अथवा मौखिक निर्देश देता है। वो यहां पर जरूरी नहीं है कि लिखित ही, मौखिक भी कह सकता है कि एट प्रेजेंट बाजार में पैसे की स्थिति यह है, आप इस प्रकार से काम कीजिए। जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन हाई है, हाई होने का मतलब क्या है कि जो बड़े लोग हैं उनके पास पैसा ज्यादा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, छोटा तबका है, वहां पे पैसे की कमी है। तब उसने बोला कि आप मोरल सुएसन कीजिए और आप क्या कीजिए, आप जो छोटे लोन है उसको बांटना शुरू कर दीजिए, बड़े लोनों को कम कर दीजिए, जिससे बाजार में मनी का फ्लो कुछ इक्विवेलेंट हो जाए। दैट इज द थिंग। या जब भी ऐसी स्थितियां आती हैं, आरबीआई जो है इस प्रकार से जो है अपनी पॉलिसीज बनाता है और उसके अंतर्गत जो है ये काम करता है। इन विधियों से आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखता है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, जिसमें सबसे पहली चीज जो आरबीआई करती है, दैट इज कॉल्ड, सबसे पहले क्या काम करेगी सरकार। मान लीजिए सरकार को देश से बाहर पैसा निकालना है, पैसे को कम करना है मार्केट में, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे आसान तरीका है इंक्रीज द टैक्स रेट, करों को बढ़ा दो। और जैसे ही भारत सरकार ने करों को बढ़ाया, बाजार से पैसा अपने आप सरकार के पास आना शुरू हो गया। दूसरा काम सरकार करती है, इंक्रीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
सरकारी भूतियों को अधिक जारी करना। सरकार अपने जो बिल्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उसको ज्यादा जारी कर देती है और ज्यादा जारी करके बाजार में डाल देती है आरबीआई के थ्रू, जिसको बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान जैसे भी हम बात कर रहे थे और व्यक्ति जो है खरीद लेते हैं, जिससे सरकार के पास पैसा आ जाता है, बाजार में पैसे की कमी अपने आप हो जाती है। सरकार के पास अब पैसा आया, सरकार ने क्या किया उस पैसे को? सरकार ने उस पैसे को जैसे बोला विदेश भेज दिया। जैसे सरकार ने क्या किया? रिड्यूस द फॉरेन लायबिलिटीज, विदेशी ऋणों को कम करना। दो फायदे हुए यहां पर। सरकार ने क्या किया? विदेशी ऋणों को, विदेशी लोन को कम करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही हमने विदेशी लोन कम करना शुरू किया, यानी कि देश का पैसा देश से बाहर चला गया, एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई, प्लस उसके साथ साथ बाजार में मनी का फ्लो भी बढ़ गया, जिससे स्थितियां जो थी हमारे अनुकूल बनती चली। दैट इज हाउ द गवर्नमेंट डज द थिंग्स। नंबर 3। नंबर 4, सरकार क्या करती है? रिड्यूस द डेवलपमेंट वर्क। सरकार क्या करती है? विकास कार्यों को कम कर देती है। सरकार विकास कार्यों को कम कर देती है, जिससे क्या होगा? जब सरकार ने विकास कार्यों को कम कर दिया तो बाजार में मनी का फ्लो क्या हो गया? अपने आप ही कम हो गया, रिड्यूस हो गया। इन्फ्लेशन अपने आप ही नियंत्रण में आ गई और स्थितियां जो है देश के अनुकूल बन गई। तो इस प्रकार से आरबीआई और सरकार ये दोनों जो है मिलकर जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए जो कार्य है वो सबके सब करते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा आज का पार्ट। इन्फ्लेशन किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, किस प्रकार से चीजें की जाती हैं, ये सब चीजें हमने आज यहाँ पर पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज वी विल टेक अप वन मोर बिग चैप्टर दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार, जहां पर हम पैसे के लेन देन को पढ़ेंगे कि पैसा बाजार में किस प्रकार से लिया जाता है, दिया जाता है, सरकार किस प्रकार से लेती है, आरबीआई किस प्रकार से लेता है, पब्लिक किस प्रकार से लेती है। उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।